गुड मॉर्निंग दोस्तों। मगध आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, पिछले कई दिनों से हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उस टॉपिक को थोड़ा सा रोक कर करेंट अफेयर के इशू पर आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसी पिछले ही वीडियो के कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि करेंट अफेयर पढ़ा कैसे जाता है, करेंट अफेयर्स में पढ़ना क्या क्या है। इन तमाम सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे और सिविल सर्विस के दृष्टि से खासकर आईएएस जो 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली है, उसके दृष्टि से हम देखेंगे कि सिविल सर्विस में क्या क्या करेंट अफेयर से सवाल आ सकते हैं। लगे हाथ 66वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम भी होने वाली है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन नोटिफिकेशन आने का आपको इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि तैयारी का समय बहुत कम बच जाता है। तो करेंट अफेयर एक सतत प्रक्रिया है सीखने की, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। तो हमेशा आप करेंट से अपडेट रहें। तो हम 10-10 दिन करके ये हम करेंट अफेयर आपके लिए लाएंगे। तो आज हम जो लाए हैं 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होने वाली ऐसी घटनाओं का समूह है जो सिविल सर्विस में आने की संभावना है। रोज़मर्रा के करेंट अफेयर से हम आपको निजात दिलाना चाहते हैं। रोज़मर्रा इतने ज़्यादा करेंट अफेयर आपके पास घास फूस की तरह आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाते हैं कि कौन से करेंट अफेयर्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ करके मुश्किल से 10 दिनों में 4-5 ही ऐसे घटनाएं घटती है जो सिविल सर्विस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होती है। हम उन्हीं 4-5 ही ठोस करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, उन घटनाओं को पढ़ेंगे जो हमारे सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ऐसे हम अन्यथा बाकी नहीं पढ़ेंगे, वो सब फालतू के सब रहते हैं जो सिविल सर्विस से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। तो वही करेंट अफेयर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं 1 से 10 जुलाई 2020 के दौरान 10 दिनों के अंदर कौन कौन सी वो घटनाएं घटी है जो सिविल सर्विस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आइए, अभी आप लोग बहुत सारे समाचार पत्रों में, रेडियो, न्यूज़, अखबार, सब चीज़ों में आपने सुना होगा भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। ये एक घटना घटी है। ये घटना से एक बच्चा वाकिफ है। तो सिविल सर्विस में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि किस देश के ऐप को बैन कर दिया गया है, ये कभी उसका सवाल नहीं आएगा। और ना ही हो सकता है रेलवे हो, पुलिस हो, एसएससी हो, ये सब एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है, लेकिन सिविल सर्विस में ये कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसी से संबंधित प्रश्न सिविल सर्विस में जरूर पूछा जाएगा। तो वो क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि आखिर भारत सरकार को ये शक्ति, ये पावर कौन दिया कि ये ऐप को बैन कर दे। हो सकता है चीन का आज बैन किया, कल अमेरिका के ऐप को बैन कर दे, हो सकता है कल रूस के ऐप को बैन कर दे। आखिर भारत सरकार को ये पावर कौन दे रहा है? तो हमारे यहाँ जब नई नई कंप्यूटर आई थी, जब नई नई हमारे यहाँ लैंडफोन आई थी, लैंडलाइन, वो लगभग 2000 ईस्वी के तहत आई थी। उसी कालखंड में हमारे देश में कंप्यूटर का चलन बढ़ने लगा था। तो उस समय होता क्या था, कंप्यूटर के माध्यम से कोई किसी को अश्लील मैसेज भेज देता था, कोई किसी पर अश्लील फप्तियाँ कमेंट कर देता था। इन सब से बचने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000। ये एक एक्ट बनाया गया, यानी कि एक कानून बनाया गया। और इस कानून में भारत सरकार को ये पावर दी गई कि वो कंप्यूटर, मोबाइल या फ़ोन के माध्यम से अगर कोई किसी को अश्लील मैसेज करता हो या भारत के एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित अगर कोई मामला आ जाए तो भारत सरकार इस एक्ट के मदद से उस कंप्यूटर को बंद कर सकता है, उस ऐप को बंद कर सकता है और उस व्यक्ति को सजा दे सकता है। तो आईटी एक्ट 2000 के धारा 69 इस एक्ट में ये पावर दी गई है भारत सरकार को कि अगर भारत सरकार को अगर कोई ऐप से
अगर भारत की एकता विखंडित होती है, या भारत की अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, या भारत की सुरक्षा खतरे में आ जाती है, तो उस ऐप को बैन किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने इस धारा का प्रयोग करते हुए चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया जो भारत के सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे, और भारत सरकार ने बैन कर दिया। अब इस पे प्रीलिम्स में और मेंस में 66वीं बीपीएससी में भी पूछा जाएगा और आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि किस एक्ट के माध्यम से ये पूछा जाएगा। इसका एक्ट महत्वपूर्ण है। घटनाएं तो घट गई, अब घटनाओं के पीछे के रहस्य को हमें जानना है। बस सिविल सर्विस यही अंतर्दृष्टि आप में ढूंढती है। अगर ये दृष्टिकोण आपके अंदर विकसित हो गया तो फिर करंट अफेयर आप पकड़ना शुरू कर देंगे और फिर आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद घटनाओं के माध्यम से आप अपना दृष्टिकोण विकसित कर लेंगे। तो ये रहा हमारी ये घटना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना घटी है। आइए अब अगले हम चलते हैं। एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, भारत सरकार की एक संस्था है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये एक संगठन है जो हर साल हमारे यहाँ जो उत्पादन के क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरिया, मैन्युफैक्चर के जितने भी सारे चीज़ें हैं उन सबको मिलाकर एक इंडेक्स जारी करती है भारत सरकार के। ये संस्था कब? हर महीने जारी की जाती है। तो हर महीने ये जारी होती है, तो ये याद करना जरूरी नहीं कि वो हर महीने किसका वेटेज बढ़ा है, किसका वेटेज घटा है, इसको हमें कोई मतलब नहीं है। तो भाई इसमें अब मतलब क्या है, सिविल सर्विस की दृष्टि से मतलब क्या होना चाहिए आपको? अब हमें ये पता लगाना है कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या चीज़। तो सिंपल से शब्दों में जान लीजिए, जितने भी हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, उन सबको मिलाकर ये देखा जाता है कि इतने सारे उद्योगों में कौन सा एक उद्योग सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो ये देखा गया है कि ये हर महीने जारी किया जाता है। तो जून का जुलाई में जारी किया गया, 1 जुलाई को जारी किया गया। तो देखा गया कि विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान 78% रहा इंडस्ट्री में, 1 महीने का ये दिखाया गया। इसके पश्चात खनन क्षेत्र, माइनिंग क्षेत्र 14% और इलेक्ट्रिसिटी 8% के रेट से ये 3 पहले स्थान पर हैं। तो ये हर महीने देखा जाता है। तो हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जो सिर्फ 2 चीज़ें इसमें पकड़नी है कि हर महीने CSO के द्वारा जारी किया जाता है। यही यूपीएससी का स्टेटमेंट रहेगा कि हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद। ये याद रखना है कि हर महीने CSO के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये CSO का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अब हर देश के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ न कुछ क्षेत्र, उसके एरिया महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के भी आर्थिक इतिहास में या आर्थिक क्षेत्र में 8 ऐसे महत्वपूर्ण कोर इंडस्ट्री हैं कि अगर ये भारत में न रहे या ये भारत में ठप हो जाए तो भारत का आर्थिक विकास रुक जाएगा। उसे ही 8 कोर इंडस्ट्री कहा गया है। हर देश की अपनी अपनी कोर इंडस्ट्री होती है। भारत की ये महत्वपूर्ण 8 कोर इंडस्ट्री है। ये सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। कौन कौन सी कोर इंडस्ट्री है भाई? रिफाइनरी है, रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज है 28%। विद्युत है, विद्युत का वेटेज है 20% है। इसके बाद स्टील का वेटेज है 18%। इसके बाद कोयला है, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। इसमें सबसे कम वेटेज उर्वरक का है 2% के लगभग में। तो हर देश की अपनी अपनी कोर इंडस्ट्री है। भारत की ये 8 प्रमुख कोर इंडस्ट्री है। अब आप कल्पना कीजिए, यहाँ सब अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए कि क्या ये जो कोरोना वायरस हुआ है, कोविड-19 वायरस के कारण, आप कल्पना कीजिए कि इनमें से कौन से उद्योग चल रहे होंगे। लगभग सारे के सारे उद्योग ये ठप पड़ गए थे। जो शुरुआत के 2 महीने लॉकडाउन हुए थे, उस लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही ये ठप हो चुका था।
तो इस तरह से आर्थिक विकास इन 2 महीनों का जब निकलेगा तो बिल्कुल ही कम निकलेगा। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में कोर इंडस्ट्री में वहाँ का एक पर्यटन क्षेत्र भी होता है, पर्यटन, क्योंकि वहाँ जीडीपी में पर्यटन का बहुत बड़ा रोल होता है। भारत में भी उतना पर्यटन विकसित नहीं हुआ है, तो इस इंडस्ट्री में भी नहीं शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम ये 2 घटनाओं को देखें। आइए कुछ और छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि रूस के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अब 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। सोचिए, इस आधुनिक विश्व में, 21वीं सदी के विश्व में समझिए, जहां एक तरफ साम्यवाद खत्म होने के कगार पर है और लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ते जा रही है, वहां पर ये कैसी शासन व्यवस्था है? कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फिर से साम्यवाद आ रहा है? इसी तरह आप पिछले साल यह सुने होंगे कि चाइना के राष्ट्रपति आजीवन राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। जो अभी शी जिनपिंग है वो आजीवन अपने पद पे बने रहेंगे, यानी कि चाइना के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति दोनों अब समझ जाइए कि आजीवन ही बने रहेंगे। ये कैसा शासन व्यवस्था चल रहा है? अपने आप को नव उदारवादी कहने वाले ये देश, अति विकसित देशों के समूह में आने वाले ये देश, अब अपने आप के शासन व्यवस्था को कैसे चलाना चाह रहे हैं? तो सिविल सर्विस के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जान गए कि अमेरिका, ये रूस के राष्ट्रपति 2036 तक रहेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है। जानना ये महत्वपूर्ण कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उधर रूस के राष्ट्रपति अपने आप को 2036 तक ये घोषित कर दिए, चाइना के राष्ट्रपति ऐसा घोषित कर दिए। हो सकता है उन्हीं की देखा देखी और भी राष्ट्र ऐसे करने लगे, संविधान में संशोधन करके, और अपने आप को आजीवन पद पे बने रहें। तो फिर ये विश्व कहाँ जा रहा है? इसकी शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है? इस पर विचार करना होगा और इसी एंगल से आपको सोचना होगा। यही दृष्टिकोण विकसित करना होगा सिविल सर्विस के लिए। केवल इन्फॉर्मेशन जुटा लेना सिविल सर्विस के लिए नहीं है। तो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल होता है। तो अभी जो रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं, इनका अभी वर्तमान में कार्यकाल 2024 तक है। और रूस में ये नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ये इनका दूसरा कार्यकाल हो रहा है। तो 2012 में ये बने थे पहली बार, तो 12 से 18 एक कार्यकाल और 18 से 24 इनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा था। इन्होंने संविधान संशोधन में क्या किया? इन्होंने क्या किया कि संविधान में लिख दिया इन्होंने कि हमारा जो 2 कार्यकाल है उसको शून्य घोषित कर दिया जाए। तो उसको शून्य घोषित कर दिया गया। इस तरह से अगले 2 बार और ये बने रह सकते हैं, 6-6 साल, 12 साल और ये बने रह सकते हैं। इस तरह से अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के पद पर बने रहने के लिए इन्होंने संशोधन कर दिया। तो इस तरह से हमें दृष्टिकोण विकसित करना है इस घटना को देखकर। चलिए आते हैं अब अगले टॉपिक पे। अब देखिए अमेरिका को देखिए। अमेरिका विश्व की 3 बड़ी बड़ी संस्थाओं से ये अपने आप को हटा चुका है। देखिए जरा WHO के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्थापना 7 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनेस्को के बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करता है यूनेस्को, जिसके हेडक्वार्टर पेरिस में है? दुनिया भर के जितने भी सांस्कृतिक स्थल हैं उसको ये संरक्षित करने का काम करता है। अमेरिका का इस दोनों के संस्थाओं में बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा धन ये इन दोनों को आवंटित करता था ये। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका इन दोनों से चिढ़ गया और हट गया। उसी के साथ पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। तो जैसे ही ट्रंप साहब आए, राष्ट्रपति बने, इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग हो रहे हैं। तो अब ये घटना घटी है। सिविल सर्विस को यहाँ ये मतलब नहीं है कि घटना कौन सी घट रही है,
ये घटना घट रही है। अब इस घटना के दृष्टिकोण को आपको समझना है। सवाल यहाँ के बाद रहेगा आपसे, ये तो घटना घटी है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक पूरे विश्व पर अमेरिका राज कर रहा था, यानी कि अमेरिका का दबदबा था। अब जैसे ही अमेरिका इन संस्थाओं से हटेगा तो फिर इन संस्थाओं पर अब दबदबा किसका होगा? चाइना का होगा। तो देखिए चाइना को कितनी सरलता से इन सब संस्थाओं पर आने का मौका दे रहा है अमेरिका। और एक तरफ अमेरिका चाइना से लड़ने के मूड में हमेशा रहता है, उसके आयात निर्यात पर हमेशा प्रतिबंध लगा रहा है, ट्रेड वार अभी चल रहा है। और एक तरफ खुलेआम अमेरिका चाइना को मौका दे रहा है कि आओ WHO पर अब तुम कब्जा कर लो, यूनेस्को पर अब तुम कब्जा कर लो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अब धन चाइना ही देगा। तो जो सबसे ज़्यादा धन देगा वो संस्था उसी के फेवर में काम करने लगेगी। और दुनिया इस बात से भली भांति परिचित हो चुकी है कि चाइना की विस्तारवादी नीति कितनी घातक है। तो इस दृष्टिकोण से आपको विचार करना है कि अभी तक अमेरिका राज कर रहा था हर संस्थाओं पे, इसके हटने के पश्चात इन संस्थाओं की व्यवस्था कैसी होने वाली है। क्या यह लोकतांत्रिक रह जाएगी या इन संस्थाओं में वैसे ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति आ जाएगी? ये दृष्टिकोण आपसे मांगता है सिविल सर्विस। तो ये हम घटनाएं देख रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं के परे जाकर हमें सोचना है, विश्लेषण करना है, और इसके बाद कोई आर्टिकल्स आते हैं अखबारों में तो उनको पढ़ना है। देश देशांतर पर इसके बारे में डिस्कशन आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, तो इन घटनाओं को हम देख लिए, अब अगली घटनाओं को हम देखते हैं। एक हगिया सोफिया नाम का एक पहले एक चर्च हुआ करता था तुर्की के इस्तांबुल में। तुर्की के इस्तांबुल में ये चर्च था, आज नहीं, ये चर्च बना था 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी का ये चर्च बना हुआ था ये। तो जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा जब तुर्की के निर्माता कहे जाते हैं, जब उनका शासन स्थापित हुआ तो वो धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के थे। उन्होंने इस चर्च को उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया और दुनिया भर के पर्यटक जाते थे यहाँ पे। अभी पिछले कुछ दिनों में तुर्की के जो शासक थे एर्दोगन, उन्होंने इस हगिया सोफिया जो म्यूज़ियम था इसको बदलकर मस्जिद कर दिया। हालांकि उन्होंने नहीं किया, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इस म्यूज़ियम को अब मस्जिद बना दिया जाए। तो उन्होंने खुशी जताई और उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि 23 जुलाई 2020 को सामूहिक रूप से उसमें नमाज पढ़ी जाएगी। इसको देखते हुए पश्चिमी देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब ये तो एक घटना घटी है, सिविल सर्विस को इस घटना से मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है हगिया सोफिया के बारे में ये पूछ दे, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास जो चीज़ है वर्तमान में चर्चा बनकर आती है सिविल सर्विस के लिए, तो वो सबसे प्यारा हो जाता है। तो हमें इस बात की चर्चा सोचनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि क्या इनका वो धर्मनिरपेक्ष रवैया सही है। यानी कि यह म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम से ये किसी खास धर्म के लिए कर दिए, और चूँकि ये देश के राष्ट्रपति हैं तो क्या इनको ये शोभा देता है? तो ये कैसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं ये, यानी कि अपने देश को मुस्लिम, यानी कि ये मुस्लिम प्रधान देश, इस्लाम प्रधान देश ये बनाना चाहते हैं। तो इन घटनाओं को देखते हुए ये हमें सोचना है कि मध्य पूर्व जो मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है वहाँ कैसी हलचल मचने वाली है, इस पर हमें नज़र रखनी होगी। तो ये घटना घटी है तो इसको हमें नाम याद होना चाहिए। फिर एक छोटा सा घटना है, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट केरला सरकार चला रही है। जो प्रवासी भारतीय मजदूर आ रहे हैं तो उनको अपने यहाँ रोज़गार देने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। कभी कभी ये PCS एग्ज़ाम में पूछ दिया करती है। विवेक देवराय कमेटी 2015 में अपना एक रिकमेंडेशन दिया था
कि रेलवे में निजीकरण होना ज़रूरी है। तो उन्हीं के सिफारिश के आधार पर वर्तमान भारत सरकार रेलवे में निजीकरण बढ़ा रही है। तो हमें ये याद रखना होगा कि विवेक देवराय कमेटी किसके लिए गठित की गई थी? तो रेलवे में निजीकरण के लिए गठित की गई थी। तो दोस्तों हमने ये देखा, कुछ करेंट अफेयर्स हमने देखा। हमने सिर्फ आपको घटनाओं से अवगत नहीं कराया है, हमने उन घटनाओं के पीछे के रहस्य को आपको बताया है जो सिविल सर्विस आपके लिए अपेक्षाएं करता है। सिविल सर्विस को घटनाओं से मतलब नहीं है, उन घटनाओं के पीछे के जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो आपसे जानना चाहता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर हम अगले दिन 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच के घटनाओं को हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।